आज हम प्लेटो के दार्शनिक शासक की अवधारणा पढ़ेंगे। प्लेटो की रिपब्लिक में आदर्श राज्य की जो इमारत अभी तक आपने देखी है, उस इमारत के शीर्ष पर प्लेटो का दार्शनिक शासक है। और ये वो अवधारणा है जो कि प्लेटो की नितांत मौलिक अवधारणा है, और इसमें वो बहुत कुछ कह जाते हैं। कहने का मतलब उनका सिर्फ इतना है कि शासन करने वाले वही होने चाहिए जो कि पढ़े लिखे हों, समझदार हों, विवेकशील हों और साथ में सद्गुणी हों, क्योंकि उनका मानना है कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो ज्ञान केवल पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि जब तक कि उसके अंदर सद्गुण ना हो तब तक वो पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे सद्गुण ही ज्ञान है, इस बात को लेकर हम आगे चलते हैं। तो प्लेटो के दार्शनिक शासक के अंदर अनेक प्रकार के जो भी सद्गुण है वो विद्यमान है। वो ज्ञानी है, विवेकशील है, संयमी है और सत्यनिष्ठ है। ये सभी गुण उसके अंदर विद्यमान हैं। प्लेटो कहते हैं कि ऐसा शासक ही ऐसे को ही शासन करने का अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पे जो दार्शनिक शासक की परिकल्पना प्लेटो ने प्रस्तुत की है, उसके अंदर हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ कानून की कोई व्यवस्था प्लेटो ने रिपब्लिक में नहीं की है। तो दार्शनिक शासक कानूनों से किसी तरीके से भी बंधा हुआ नहीं है। दूसरा, उन्होंने जनमत का कोई प्रतिबंध दार्शनिक शासक पर नहीं लगाया है, यानी जनता भी दार्शनिक शासक को किसी तरीके से प्रतिबंधित नहीं कर सकती, उसे रोक टोक नहीं सकती। तो ये दोनों प्रतिबंध प्लेटो ने दार्शनिक शासक पर से हटा दिए हैं, क्योंकि प्लेटो का ये मानना है कि जब किसी को बहुत अच्छी तरीके से सुशिक्षित करके, संस्कारित करके शासक बनाया जाएगा तो उसमें इतनी क्षमता होती है, इतना विवेक और इतने गुण होते हैं कि वो उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, न कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, न जनमत की आवश्यकता पड़ती है। वो सत्य और अपने विवेक के आधार पर शासन कर सकते हैं। तो ये एक पूरा दार्शनिक शासक का एक चित्र प्लेटो ने रिपब्लिक में खींचा है। और इस शासक का मुख्य कार्य है आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करना, शिक्षा की व्यवस्था को व्यवस्थित करना और उन सब राज्य में उन सब बुराइयों को पनपने से रोकना जो कि राज्य को विकृत कर देती हैं। ये शासक तैयार करने के लिए प्लेटो ने एक बहुत ही सुंदर शिक्षा व्यवस्था दी है रिपब्लिक में। और रिपब्लिक में जो शिक्षा व्यवस्था दी है उसका मूल उद्देश्य ही दार्शनिक शासक को तैयार करना है। तो अब यहाँ पे जो दार्शनिक शासक को तैयार करने के लिए और जो शिक्षा की अवधि रखी है प्लेटो ने, वो 50 वर्ष तक की रखी है। 35 वर्ष तक की सैद्धांतिक शिक्षा है और उसके बाद में आप देखिए आगे की व्यावहारिक शिक्षा है। तो यहाँ पे उनमें जो उनको विषय पढ़ाए जाते हैं, सभी प्रकार के विषयों का समावेश है। संगीत, व्यायाम और तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र और आपकी गणित, विज्ञान, ये सभी विषयों का उसमें समावेश है। प्लस उसमें आप देखिए एक व्यावहारिक शिक्षा भी उसके अंदर जोड़ी गई है। तो यहाँ पे आप इतना प्रशिक्षित किया दार्शनिक शासक को, तो अब यहाँ पे फिर उसके बाद में एक और साम्यवाद की व्यवस्था प्लेटो ने की है कि यदि दार्शनिक शासक भ्रष्ट होने लगे तो उसको परिवार से और संपत्ति से वंचित किया है। यानी वो दोनों संस्थाएं प्लेटो ने अपने अभिभावक वर्ग को नहीं दी है। तो दार्शनिक शासक के पास न अपना परिवार है, न संपत्ति रखने का उसको हक दिया है। वो पूरी तरह से शिक्षित है, सुसंस्कृत और संस्कारवान है। अब ऐसा व्यक्ति शासन करेगा प्लेटो के आदर्श राज्य का। ये पूरी की पूरी थीम रिपब्लिक में वर्णित की गई है प्लेटो के द्वारा। अब यहाँ पे जब हम इसको अब थोड़ा सा कसौटी पर कसते हैं तो यहाँ कई सारे बिंदु सामने आते हैं, क्योंकि प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक लोग ही शासक होंगे, दार्शनिकों का शासन। अब सवाल ये उठता है कि क्या दार्शनिक शासन करने में सक्षम हो सकेंगे या सफल हो पाएंगे, क्योंकि जो भी इस तरीके के शासक
अपने पद पर बैठेंगे उनकी दृष्टि हमेशा भविष्य पर रहेगी। वो बहुत ही भविष्य दृष्टा होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, व्यावहारिक नहीं होंगे। और व्यावहारिक नहीं होने के कारण अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो शासन के संचालन में सामने आएंगी, क्योंकि शासन करने के लिए बहुत थोड़ा बहुत हमें व्यावहारिक भी होना होता है। तो यहाँ पे दार्शनिकों का शासन यदि स्थापित हो जाएगा तो प्लेटो के कहे अनुसार तो उनको व्यावहारिक तरीके से वो शासन का संचालन नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ उनके निरंकुश होने की भी संभावना है। प्लेटो ने इसको बौद्धिक निरंकुशता कहा है, मतलब उन पर आरोप लगा है बौद्धिक निरंकुशता का कि इसकी स्थापना प्लेटो ने की है। तो यहाँ पे प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका दार्शनिक शासक कानून और जनमत के बंधन से रहित है, वो उनसे मुक्त है। तो हालांकि वो बहुत ही विवेकवान है, ज्ञानी है, लेकिन फिर भी ये सब जो बिंदु हैं ये पीछे रह जाते हैं। यदि इतना होने पर भी व्यक्ति अगर अपने मार्ग से भ्रमित हो तो वो हो सकता है, इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये बहुत ही अच्छा है तो ये बिगड़ेगा नहीं या इसकी मतलब बिगड़ने की संभावनाएं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये बिंदु भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये दो इन सब चीज़ों के आधार पर प्लेटो के दार्शनिक शासक की बहुत अधिक आलोचना भी होती है। और आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि दार्शनिकों को शासन सत्ता सौंपी जाए या दार्शनिकों को के हाथ में शासन की बागडोर दी जाए। भारत में भी यदि हम देखें तो 4 वर्ग रहे, लेकिन उनमें से ब्राह्मण वर्ग को कभी शासन करने की सत्ता नहीं दी गई। हमेशा क्षत्रियों के पास शासन करने का अधिकार रहा। तो शायद इसीलिए कि क्योंकि शासन करना एक बहुत ही व्यावहारिक चीज़ होती है, उसमें थोड़ा बहुत हमें कूटनीति से भी कार्य करना होता है। तो ये कार्य बहुत विवेकशील और ज्ञानी और बहुत ज़्यादा गुणी व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए शासन की बागडोर यदि कूटनीतिज्ञों के हाथ में हो और थोड़े से व्यावहारिक लोगों के हाथ में हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन प्लेटो का अपना नज़रिया है, और ये प्लेटो ने इसलिए कहा क्योंकि तत्कालीन यूनान में जो भी नगर राज्य थे उनके अंदर बहुत सारी विकृतियां पैदा हो गई थी, और इन विकृतियों को दूर करने के लिए एक ही उनको उपाय लगा कि शासक जो है वो शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ भी जैसे कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा भी होगी। तो ये बात भी थोड़ा सही उतरती है। तो मूलभूत चाहे हम प्लेटो की इस अवधारणा की कितनी ही आलोचना करें, लेकिन एक बात इसमें मौलिक सत्य है, और मौलिक सत्य यह है कि हमारे जो हम लोगों पर शासन कर रहे हैं, जिनके हाथों में शासन करने की बागडोर है, वो थोड़े पढ़े लिखे हों, विवेकशील हो, ज्ञानी हो और सद्गुणी होने चाहिए। तो ये हम लोग भी चाहते हैं। वर्तमान में जैसा कि परिदृश्य हम देख रहे हैं कि हमारी राजनीति के अंदर भी ऐसे लोगों का अभाव होता जा रहा है, तो हम लोग भी ये आकांक्षा रखते हैं कि हमारे शासक ऐसे हों। तो ऐसे ही प्लेटो ने भी एक आकांक्षा रखी रिपब्लिक के अंदर, और ये कहा कि आदर्श मतलब राज्य की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान यदि हो सकता है तो बस वो इसी तरीके से हो सकता है। तो ये प्लेटो का अपना नज़रिया है रिपब्लिक में। हालांकि प्लेटो ने भी एक आदर्श शासक तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। तो लास्ट में प्लेटो ने रिपब्लिक के बाद में एक और पुस्तक लिखी, द लॉज, और द लॉज में उनको भी समझ में आ गया था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर पाना संभव नहीं है। तो द लॉज के अंदर उन्होंने एक उप आदर्श राज्य की रचना प्रस्तुत की, और इस उप आदर्श राज्य में उन्होंने कानूनों के महत्व को भी स्वीकार किया। तो आगे चलकर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो उनका वास्तविक दिल है या उनकी जो इच्छा है वो रिपब्लिक में ही है, और रिपब्लिक के जैसा ही आदर्श राज्य वो स्थापित करना
चाहते हैं और वैसा ही वो दार्शनिक शासक भी उसमें बिठाना चाहते हैं, जो कि वो आदर्श राज्य की बागडोर उसके हाथ में हो। तो ये आदर्श है, कल्पना है, लेकिन अब इसके अंदर हम व्यवहार में चाहे कितनी ही इसको लागू करने में कठिनाइयाँ आए, और लागू हो भी नहीं सकती ये व्यवस्था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि जिस शासक को हम तैयार करेंगे वो परिवार संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार होगा या नहीं, ये बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं इसके अंदर आती हैं। लेकिन जो मूल रूप से प्लेटो ने ये अवधारणा प्रस्तुत की है, तो ये एक हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु को रखती है, और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो शासन करने का हक है वो हर किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, वो उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो ज्ञानवान, विवेकशील और गुणवान हों।